हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने राजस्थान के एक बहुत ही महान एवं प्रतापी शासक महाराणा सांगा के बारे में जानेंगे। तो अपने जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। अब अपने महाराणा सांगा के बारे में जो उनकी मुख्य जानकारी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपने महाराणा सांगा की प्रारंभिक जानकारी के बारे में देखते हैं। तो अपने इनकी प्रारंभिक जानकारी देखते हैं। महाराणा सांगा की प्रारंभिक जानकारी। तो महाराणा सांगा के जो पिता थे उनका नाम था रायमल। महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था। इनके रायमल के कई पुत्र थे जिनका नाम पृथ्वीराज और महाराणा सांगा जिनका पूरा नाम संग्राम सिंह था। तो ऐसे करके इनके कई पुत्र थे, उनमें से महाराणा सांगा एक थे। नेक्स्ट जो इनके बारे में बात है कि 1509 में 27 वर्ष की आयु में शासक बने थे। तो अपने यहाँ लिखेंगे 1509 में, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने 27 ले देते हैं अपने 27 वर्ष की आयु में शासक बने थे। तीसरी बात, इनका पूरा नाम संग्राम सिंह था। तो अपने लिख सकते हैं पूरा नाम संग्राम सिंह। चौथी बात, उत्तराधिकारी बनने से पहले इन्होंने अपने भाइयों के डर से श्रीनगर, जो एक स्थान है अजमेर के अंदर, वहाँ के जो राजा थे कंवरचंद पंवार, उनके यहाँ पर शरण ली थी और वहाँ पर अज्ञातवास में रहे थे। क्योंकि जब राजा बनने से पहले इन तीनों भाइयों के अंदर आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण ये अपने भाइयों के डर से श्रीनगर, जो अजमेर के अंदर एक स्थान है, वहाँ पर रहे थे। तो अपन लिख सकते हैं उत्तराधिकारी बनने से पहले रहे थे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये श्रीनगर जो अजमेर में है, अजमेर के जो राजा थे कंवरचंद पंवार के पास रहे। कंवरचंद पंवार के पास रहे। वहाँ पर जब ये रह रहे थे तो इनके पिता रायमल ने इनको बुलाकर इनका राज्याभिषेक करवा दिया था। नेक्स्ट जो अपने इनके बारे में जानते हैं वो चीज़ है संघर्ष। एक राजा के जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो उसने क्या लड़ाइयाँ करी और किन किन से संघर्ष किए। तो नेक्स्ट जो इनके बारे में मेन बात है वो है संघर्ष। इन्होंने गुजरात के सुल्तान जो थे मुजफ्फर, उनसे संघर्ष किया था सबसे पहले। तो अपने लिखेंगे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से संघर्ष। इन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से संघर्ष किया था और उन्हें परास्त कर दिया था। दूसरा, इन्होंने दिल्ली के इब्राहिम लोदी से संघर्ष किया था। दिल्ली के इब्राहिम लोदी से संघर्ष। इन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनसे संघर्ष किया था और उनसे इन्होंने 2 युद्ध किए थे। तो पहला जो युद्ध था वो मैं इनके आगे लिखता हूँ, 1517 में किया था। 1517 में खातौली, जो कोटा में है, उधर युद्ध किया था। 1517 में खातौली में इन्होंने युद्ध किया था। और दूसरा इन्होंने युद्ध किया था 1518 में
बाड़ी नामक स्थान पर, बाड़ी जो जगह है कहाँ पर, वो धौलपुर में है। इन दो स्थानों पर इन्होंने 1517 और 1518 में युद्ध किए थे और दोनों युद्धों के अंदर इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और ये जीत गए थे। नेक्स्ट जो है वो है मालवा के साथ संघर्ष किया था इन्होंने। मालवा जो राज्य है उसके साथ भी इन्होंने संघर्ष किया था। मालवा के साथ संघर्ष इन्होंने 1519 में सुल्तान महमूद खिलजी जो मालवा के उस समय वर्तमान सुल्तान थे उनको हरा दिया था। हमने लिखे हैं 1519 में महमूद खिलजी को हराया था इन्होंने, मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी को हराया। अब जो महाराणा सांगा से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो आती है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुए थे और इनके बीच के जो आपस के संबंध थे वो है। तो अपने यहाँ लिखेंगे बाबर और सांगा। बाबर और सांगा। पहली जो इनके बारे में मुख्य बात है, इनके बीच में कई युद्ध हुए थे। तो बाबर और सांगा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में जो दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद बाबर के बीच में और सांगा के बीच में संघर्ष हुए थे। तो बाबर सबसे पहले भारत में आया था तो उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। तो अब मैं लिखता हूँ पानीपत के प्रथम युद्ध जो कब हुआ था 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था इसने। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद बाबर और सांगा ये दो जो थे बड़ी शक्तियां भारत में रहेगी। तो अब इनके आपस में संघर्ष होना जरूरी था और होना ही था। तो अब इनके बीच में जो संघर्ष हुआ तो उसके क्या क्या कारण थे अपने उनके बारे में जानते हैं। संघर्ष के कारण पहला जो कारण है वो सांगा पर वचन भंग का आरोप। पहला जो इसका कारण है वो है सांगा पर वचन भंग का आरोप, ये पहला कारण है। तो इसमें जो बाबर है उन्होंने अपने किताब में भी लिखा है तुजुक बाबरी में कि जब वो अपने स्थान पर जहाँ पर वो पहले रहा करते थे उधर थे तो महाराणा सांगा ने उनके पास एक पत्र भेजकर उन्हें कहा था कि आप भारत में आकर इब्राहिम लोदी को हराइए और आप जब उनसे युद्ध करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। और बाद में महाराणा सांगा ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए जो पहला इनके बीच में युद्ध का कारण था वो था वचन भंग का आरोप। वैसे जो इन महाराणा सांगा पर जो ये आरोप लगाया गया था ये गलत था, क्योंकि महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार मैंने आपको बताया 1517 और 1518 में पराजित कर चुके थे। जो सेकंड कारण है वो है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। महत्वाकांक्षाओं का टकराव, इन दोनों को क्या है अपने अपने राज्य का, अपने साम्राज्य के जो क्षेत्र था उनका विकास करना था और उनको बढ़ाना था, उनका विकास विस्तार करना था। तो अब दोनों ही और अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध होना आवश्यक था। नेक्स्ट जो है वो राजपूत और अफगान मैत्री, ये भी एक कारण था। राजपूत अफगान मैत्री। जो बाबर था वो तुर्क था,
जो तुर्क देश हैं उधर का था, और जो इब्राहिम लोदी था वो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र के जो लोग हैं अफ़गान थे वो। तो बाद में क्या हुआ, जब इब्राहिम लोदी उसमें युद्ध में हार गया, उसके बाद महाराणा सांगा के साथ उसके भाई ने और जो अफ़गानों के नेता थे हसन मेवाती, इन्होंने क्या किया, महाराणा सांगा के साथ मैत्री कर ली, जिससे बाबर को ये भय हो गया कि ये मिलकर मुझे हरा सकते हैं और मेरे से हिंदुस्तान की सत्ता छीन लेंगे, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ये भी एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट कारण था सांगा द्वारा सुल्तान के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेना। सांगा द्वारा सुल्तान के क्षेत्रों पर अधिकार। महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो बाबर था उसके जो क्षेत्र थे, उसके जो अधीन क्षेत्र आया करते थे, उनके ऊपर महाराणा सांगा ने अपना अधिकार कर लिया, जिससे बाबर नाराज़ हुआ और इस कारण उसने महाराणा सांगा से युद्ध किया। ये भी एक प्रमुख कारण था। उसके बाद में 1527 में महाराणा सांगा और बाबर की तरफ से मोहम्मद जो सुल्तान था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जो बाबर की ओर से जो लड़ रहे थे वो हार गए थे और इसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं इनके बीच के अंदर की ये एक और मुख्य बात है। 1527 में सांगा और बाबर की तरफ से 1527 में सांगा और बाबर की तरफ से जो मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा थे, तरफ से मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के मध्य युद्ध हुआ, के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें सांगा विजयी रहा और इस युद्ध को बयाना के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ बयाना युद्ध। नेक्स्ट जो इनके बीच में सबसे प्रमुख युद्ध हुआ था वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो 16 मार्च 1527 को हुआ था। 16 मार्च 1527 को हुआ था और ये खानवा जो भरतपुर में क्षेत्र है वहाँ हुआ था। खानवा कहाँ पर है, भरतपुर, उस जगह पर ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। जो खानवा का युद्ध था इसमें बाबर जीत गया था और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब अपने महाराणा सांगा की जो युद्ध में पराजय हुई थी उसके कारणों के बारे में जानते हैं। पराजय के कारण
पहला तो जो पराजय का कारण है वो था बयाना विजय के तुरंत बाद युद्ध न करके बाबर को तैयारी का मौका देना। ये पहला कारण था। जो बयाना का युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा सांगा जीत गए थे, उस युद्ध के तुरंत बाद महाराणा सांगा ने बाबर के ऊपर आक्रमण नहीं किया और उसे तैयारी करने का पूरा मौका दिया, जिस कारण बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरा कारण था राजपूत जो थे वो परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि बाबर तोपों की मदद से युद्ध लड़ रहा था। राजपूत परंपरागत हथियारों से लड़े और बाबर तोपों से लड़ा। ये भी एक कारण था कि राजपूतों के पास परंपरागत हथियार तलवार, तीर, कमान, भाले ये थे, जबकि बाबर के पास बारूद और तोप थे। तीसरा कारण था कि सांगा ने हाथी पर बैठकर भी गलती करी। इससे जो शत्रु सेना थी उसको महाराणा सांगा के ऊपर निशाना लगाने का मौका मिल गया और बाद में उन्हें एक तीर भी लग गया था, जिस कारण वह घायल हो गए और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाना पड़ा। तो ये एक अगला कारण था, महाराणा सांगा ने हाथी पर बैठकर गलती की। सांगा ने हाथी पर बैठकर गलती की। नेक्स्ट जो इसके अंदर कारण था वो था राजपूत सेना में एकता की कमी थी। जो राजपूत सेना थी वो विभिन्न जो सरदार थे महाराणा सांगा के अधीन, जो विभिन्न सरदार हुआ करते थे, उन सभी क्षेत्रों से आई हुई थी और उन सभी सरदारों के अंडर वो इकट्ठा करी गई थी। इस कारण उनमें देशभक्ति की भावना और एकता का भाव था। तो अपन लिख सकते हैं राजपूत सेना में एकता का भाव। राजपूत सेना में एकता का अभाव। नेक्स्ट जो है वो है बाबर की अश्व सेना जो थी वो सांगा की हस्ती सेना के ऊपर भारी पड़ी। बाबर की अश्व सेना सांगा की हस्ती सेना पर भारी पड़ी। ये भी एक बहुत मुख्य कारण था। जो बाबर था वो अश्व सेनाओं के ऊपर युद्ध लड़ रहे थे। जो बाबर की सेना थी वो अश्व घोड़ों के ऊपर युद्ध लड़ रही थी, जबकि जो महाराणा सांगा थे उनकी सेना हाथियों के ऊपर बैठकर युद्ध कर रही थी। महाराणा की जो अश्व सेना थी उसकी गति तीव्र थी क्योंकि वो अश्वों पर थे, और महाराणा सांगा के जो हाथी थे वो बाबर की तोपों से डर गए, उनकी आवाज़ से वो डर गए और महाराणा सांगा के हाथियों ने अपनी सेना को रौंद डाला, जिससे उनकी हार हो गई। अगला जो है वो है खानवा के युद्ध के परिणाम। जो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ उसके क्या परिणाम निकले। खानवा के युद्ध के परिणाम। पहला परिणाम निकला कि भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत, ये इस युद्ध का मुख्य परिणाम था, क्योंकि बाबर ने राजपूतों को बहुत ही बुरी तरह हराया था, जिस कारण राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। नेक्स्ट जो परिणाम था वो था मेवाड़ के कारण जो निर्मित राजपूतों का संगठन था वो समाप्त हो गया। मेवाड़ के द्वारा निर्मित
राजपूत संगठन समाप्त हो गया। तीसरा जो कारण था, बाबर मुगल साम्राज्य में भारतवर्ष का शासक बना। बाबर मुगल साम्राज्य और भारतवर्ष का शासक बना। ये खानवा के युद्ध के मुख्य परिणाम थे। अब उसके बाद में महाराणा सांगा के साथ क्या हुआ। महाराणा सांगा को जब महाराणा सांगा के युद्ध क्षेत्र में तीर लग गया था तो उसके बाद उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब अपने उनके अंतिम समय के बारे में देखते हैं। अंतिम दिन। सांगा जब चंदेरी जा रहे थे तब मार्ग में ही इरिच नामक स्थान पर उन्हें विष दे दिया गया था। जब महाराणा सांगा को तीर लगा और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया, उसके बाद उन्हें जब इस सारी बात का पता चला कि मैं युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गया था तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और बाद में वो अपनी सेना को इकट्ठा कर जब बाबर के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे तो चंदेरी जा रहे थे। वो चंदेरी नाम के एक स्थान पर जब सांगा जा रहे थे तो रास्ते में इरिच नामक स्थान पर उनके विश्वस्त जो सरदार थे जो कि युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने उनको विष दे दिया जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो पहला जो अपने लिखते हैं लास्ट में इसके अंदर पॉइंट हुआ है, सांगा चंदेरी जा रहे थे तब इरिच नामक स्थान पर उन्हें विष दे दिया गया। जब सांगा चंदेरी जा रहे थे तो इरिच नामक स्थान पर उन्हें विष दे दिया गया। जो दूसरी बात थी, कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की अल्पायु में सांगा का देहांत हो गया। जो जब उनको इरिच नामक स्थान पर विष दे दिया गया तो उसके थोड़े समय बाद जब वो कालपी नामक स्थान पर पहुंचे थे उधर उनका देहावसान हो गया। तो हमने लिखते हैं कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में सांगा का देहांत हो गया। नेक्स्ट, सांगा का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो मांडलगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम संस्कार हुआ। ये महाराणा सांगा का अंतिम दिन था जब उनकी मृत्यु हो गई। अब महाराणा सांगा का मूल्यांकन कि महाराणा सांगा कैसे शासक थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए जिस कारण उन्हें आज तक उनके बारे में उनका नाम लिया जाता है और वो अमर हैं। तो अपने उनका मूल्यांकन देखते हैं। सांगा एक वीर सैनिक व एक वीर योद्धा थे। सांगा एक वीर सैनिक व योद्धा थे। दूसरी बात कि मृत्यु समय तक उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे। मृत्यु तक उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे
जिससे अपनों को पता चलता है कि वो एक बहुत ही महान सैनिक और योद्धा थे। नेक्स्ट जो है कि बाबर ने उनकी प्रशंसा में लिखा था कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़े बन गए थे। जो बाबर हैं उन्होंने अपनी किताब में तुजुक बाबरी में लिखा था कि जो महाराणा सांगा थे वो अपनी तलवार और अपनी बहादुरी के दम पर बहुत ही बड़े बन गए थे। और महाराणा सांगा जो थे उनके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए थी। यानी लिखेंगे उनकी वार्षिक आय 10 करोड़ थी। उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहते थे। और 104 छोटे सरदार रहते थे। महाराणा सांगा राजनीति में अधिक निपुण नहीं थे। इसके बारे में अपनों को पता चलता है कि जब महाराणा सांगा ने बाबर के जो भेजे गए मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को बयाना के युद्ध में हरा दिया था, उसके बाद महाराणा सांगा ने तुरंत बाबर के ऊपर आक्रमण नहीं किया और उन्हें तैयारी करने का मौका दे दिया। इससे हमें पता चलता है कि वो राजनीति के अंदर अधिक कुशल नहीं थे। तो अपने लिख सकते हैं सांगा राजनीति में कुशल नहीं थे। अपने अंतिम तौर पर ये कह सकते हैं कि महाराणा सांगा एक बहुत ही वीर योद्धा थे और उन्होंने अपने जीवन काल में राजपूत राज्य को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत ही ज़्यादा उसका विकास किया। और राजपूत जो सरदार थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, उन्हें एक झंडे के नीचे लाने का बहुत बड़ा काम किया। तो सबसे मुख्य बात ये थी कि राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।